सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो जो विधि शास्त्र है, पिछली जो कक्षा जो थी विधि शास्त्र की, तो उसमें हमने कानून तक कि कानून के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, वहां तक हमने चर्चा की थी। तो आज जो है उससे आगे शुरू करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं विधि शास्त्र यानी कि न्याय शास्त्र। और न्याय शास्त्र में बात करते हैं अब हम कानून के प्रकार। कानून के प्रकार पे कि कानून कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक तो जो कानून जो है वो जो संसद द्वारा बनता है, जिसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका यानी कि विधायिका जो बोलते हैं, विधायिका बनाती है। फिर एक है सामान्य विधि, ठीक है। फिर एक है संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है। और फिर एक होते हैं निजी कानून, एक होते हैं सार्वजनिक कानून। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ते हुए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं कानून के प्रकार। तो कानून के प्रकारों में सबसे पहले है वैधानिक कानून, ठीक है। जो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं वे होते हैं कौन से, वैधानिक कानून, ठीक है। विधानसभा, संसद में कौन कौन आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा द्वारा किसी राज्य विशेष में बनाया। तो उदाहरण के लिए देखते हैं भारतीय दंड संहिता, जो पहले आईपीसी थी, अब क्या बन गई, बीएनएस हो गई। तो ये भी एक कानून है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीए बोलते हैं इसको। ये उदाहरण है। और भी बहुत से कानून है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया। सभी के सभी जो है ये वैधानिक कानून है, जो किससे विकसित होते हैं, जो संसद या विधानसभा से विकसित होते हैं। तो वैधानिक कानून वो जो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं। फिर नंबर 2 पे है सामान्य विधि, ठीक है। सामान्य विधि की बात करते हैं तो सामान्य विधि में कौन कौन से आते हैं, वे अदालती फैसले जो परंपराओं पर आधारित है, ठीक है। तो सामान्य विधि में कौन से कानून आ गए कि वे जो अदालती फैसले, जो अदालत फैसले देती है और किस पर, परंपराओं पर आधारित है, ठीक है। उनको क्या बोलती हैं, सामान्य विधि बोलते हैं। जैसे माना अनुबंधों से संबंधित नियम, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कौन सा, संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून कौन सा होता है, संवैधानिक कानून वो है जो संविधान द्वारा हमको मिलते हैं, हमारे अधिकार होते हैं जो संविधान से संबंधित है। जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत का संविधान इसका उदाहरण है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं निजी कानून। निजी कानून कौन से होते हैं, जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होते हैं, कंपनी या कंपनी के बीच होते हैं, जो व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जैसे संपत्ति का कानून, ठीक है। और पारिवारिक कानून, फैमिली लॉ। और अनुबंध जो कानून होते हैं जैसे संविदा। तो ये सभी क्या है भाई, निजी कानून है, ठीक है। आगे है सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून यह सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो किसके बीच नियंत्रण स्थापित करते हैं ये सरकार और नागरिकों के बीच। उदाहरण कौन सा है, आपराधिक कानून और कर कानून, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है फौजदार जो कानून होते हैं वो, ठीक है। आगे कौन सा है, फौजदार कानून। यह कानून अपराध से संबंधित है और अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करता है। जैसे अपराध कौन से हो गए, हत्या, चोरी, बलात्कार आदि, ठीक है। अगला जो
कानून का प्रकार है वो है सिविल कानून। ठीक है, व्यक्तियों या संस्थाओं के निजी अधिकारों और विवादों से संबंधित है, जैसे संपत्ति का विवाद और तलाक। ठीक है, आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, कानून का ये भी एक प्रकार है। तो सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करता है भाई कौन, प्रशासनिक व्यवस्था। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में, पर्यावरण कानून। ठीक है, अगला जो है कानून का प्रकार वो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय कानून, जो दो देशों के बीच संबंध स्थापित को नियंत्रित करता है। जो यह देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जैसे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनेवा सम्मेलन में। ठीक है, तो ये कानून के प्रकार थे। आगे है न्याय शास्त्र की प्रमुख शाखाएं और उनकी विशेषताएं। ठीक है, कि न्याय शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनको हम देखते चलते हैं। ये गलती से पॉइंट नंबर गए थे, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक था, ये दो था और ये तीन। तो सामान्य न्याय शास्त्र, सामान्य न्याय शास्त्र यानी कि न्याय की प्रमुख शाखाएं और उनकी विशेषता क्या क्या है। तो पहले सामान्य शास्त्र में देखते हैं। सामान्य न्याय शास्त्र में यह अध्ययन अधिकारों, कर्तव्यों, कानून, न्याय आदि जैसी बुनियादी अवधारणाओं को शामिल करता है। ठीक है, कौन सा, सामान्य शास्त्र। क्या क्या होंगे इसमें, अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे, कर्तव्य क्या है, कानून, न्याय आदि जैसे बुनियादी अवधारणाओं को शामिल करता है सामान्य न्याय शास्त्र। ठीक है, यह प्रत्येक कानून प्रणाली में पाए जाने वाले सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों का केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये, जो कानूनी प्रणाली में पाए जाने वाले सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों पर केंद्रित है। कौन सा, सामान्य न्याय शास्त्र। ठीक है, इसका उद्देश्य कानून के सामान्य तत्वों को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये था सामान्य न्याय शास्त्र। अधिकारों, इसका अध्ययन क्या है, यह अध्ययन अधिकारों, कर्तव्यों, कानून, न्याय आदि जैसे बुनियादी अवधारणाओं को शामिल करता है। ठीक है, यह प्रत्येक कानूनी प्रणाली में पाए जाने वाले सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों पर केंद्रित है, सामान्य न्याय शास्त्र। ठीक है, इसका उद्देश्य कानून के सामान्य तत्वों को स्पष्ट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं विशिष्ट न्याय शास्त्र क्या होता है, विशेष न्याय शास्त्र क्या होता है। ठीक है, सामान्य में तो सभी आ गए, जैसे इसमें अधिकार भी हो गए, कर्तव्य भी हो गए, कानून भी हो गया और न्याय भी हो गया। ठीक है, अब विशिष्ट यानी कि विशेष न्याय शास्त्र क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यह किसी देश की विशिष्ट कानूनी प्रणाली का अध्ययन करता है। तो विशेष ही करेगा। ठीक है, तो जो विशेष जो न्याय शास्त्र जो है ये क्या करता है, किसी देश की या किसी क्षेत्र की विशेष कानून प्रणाली का क्या है, अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे भारतीय कानून व्यवस्था कैसी है, रोमन जो कानून व्यवस्था वो कैसी, और अंग्रेजी जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है। ठीक है, तो विशेष जो कानून व्यवस्था है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, यह व्यवहारिक कानूनों, आपराधिक कानून, नागरिक कानून, संवैधानिक कानून की विशेषताओं पर केंद्रित है। ठीक है, तो किस पे है, आपराधिक कानून, नागरिक कानून और संवैधानिक। अब देखते हैं जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में यह है कि राज्य, वहां पे जो राज्य है उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर एक राज्य भारत में जुड़ गया तो वो अलग नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर नागरिक कानून में नागरिकता की बात आ गई। हमारे यहाँ पे कौन सी नागरिकता, एक नागरिकता, वहां पे कौन सी है, द्वि नागरिकता, राज्य की अलग और केंद्र की अलग। फिर आपराधिक कानून,
हमारे यहाँ पे सजा के प्रावधान कुछ अलग है, वहां पे कुछ अलग है। ठीक है। देश की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार कानूनी सिद्धांतों को समझाता है, सिद्धांतों को समझाता है। तो देश की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार कानूनी सिद्धांतों को समझाता है, कौन सा? विशिष्ट न्याय शास्त्र। अब बात आ जाती है विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र क्या होता है? कानून को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने का प्रयास है भाई विश्लेषणात्मक। ठीक है। कानून को जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है, न कि जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो विश्लेषणात्मक में क्या है कि कानून को जैसा है फिलहाल कैसे लागू हो वैसा ही दिखाया जाएगा, कि जैसा कि होना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं कि भाई जो फिलहाल जो कानून व्यवस्था है हमारी, इसमें क्या है कि फांसी तक का प्रावधान है जो रेपिस्ट जो होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इनको जो सड़क के ऊपर खड़ा होकर करके, यानी कि चौराहे ऊपर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि ऐसा होना चाहिए और जैसा वैसा ही, यानी कि वर्तमान क्या है, वर्तमान तो फांसी तक की सजा दे सकता है। ठीक है। तो जैसा ही है, और सोचते हैं क्या कि गोली मार देनी चाहिए। ठीक है। तो विश्लेषणात्मक में जैसा है वैसा ही देखा जाता है किसको? कानून को। इसका विकास जॉन आइंस्टीन ने किया था भाई। किसका विश्लेषणात्मक किया था? जो कानून को संप्रभु का आदेश मानते थे। ठीक है। तो जॉन आइंस्टीन जो थे, इन्होंने विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र का क्या किया था? विकास किया था, जो कानून को संप्रभु का आदेश मानते थे। कौन? जॉन आइंस्टीन। आगे देखते हैं। इससे आगे है ऐतिहासिक न्याय शास्त्र। ठीक है। ऐतिहासिक न्याय शास्त्र क्या है? तो ऐतिहासिक न्याय शास्त्र में यह कानून के विकास को इतिहास, जो कानून का विकास हो रहा है, विकास को इतिहास, परंपराओं और रीति रिवाजों के संदर्भ में देखता है। ठीक है। कि कानून का जो विकास जो है, विकास को इतिहास, परंपराओं और रीति रिवाजों के संदर्भ में देखता है। कौन सा? ऐतिहासिक न्याय शास्त्र। उनका मानना है कि कानून धीरे धीरे समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित हुए। ठीक है। तो ऐतिहासिक न्याय शास्त्री है। फेडरिक इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं भी। तो फेडरिक सेविगनी जो है, इसके क्या है? प्रमुख विचारक हैं किसके? ऐतिहासिक न्याय शास्त्र के। ठीक है। कि पहले का कानून कैसा था और धीरे धीरे इसका विकास रीति रिवाजों के अनुसार, जैसा क्या हुआ, कानून की जरूरत होती गई, कानून बनते गए। कानून को धीरे धीरे समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित होता है ऐतिहासिक न्याय शास्त्र। फिर बात नंबर 2 पे आती है नैतिक या सांस्कृतिक न्याय शास्त्र क्या है? ठीक है। कानून को नैतिकता से जुड़ा हुआ माना जाता है। किसमें? नैतिक न्याय शास्त्र। उनका मानना है कि कानून का उद्देश्य न्याय और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है। ठीक है। यह कानून और नैतिकता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ठीक है। तो नैतिकता, कानून और नैतिकता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है नैतिक या सांस्कृतिक न्याय शास्त्र। ठीक है। कानून को नैतिकता से जोड़ता है। कौन सा? नैतिक न्याय शास्त्र। उनका मानना है कि कानून का उद्देश्य न्याय और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है। कि कानून का उद्देश्य क्या? कानून का उद्देश्य क्या है? कि एक तो न्याय और नैतिक मूल्यों की क्या है? रक्षा करना। ठीक है। आगे देखते हैं समाज शास्त्रीय न्याय शास्त्र। तो ये समाज की बात करेगा, सीधी बात है।
कानून को समाज की आवश्यकताओं, संरचना और विकास के अनुसार देखा जाता है कि समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की संरचना क्या है और समाज का विकास कैसे हो रहा है, तो उसके आधार पे कानून को देखा जाता है। समाज शास्त्री न्याय शास्त्री, ठीक है। यह न्याय, समानता और सामाजिक कल्याण पर जोर देता है, ठीक है। समाज न्याय शास्त्र जो है ये न्याय सबके लिए समान है, समानता सभी समान होंगे, और सामाजिक कल्याण की लोगों का कल्याण कैसे हो, सामाजिक कल्याण कैसे, इस पर जोर देता है। रोस्को पाउंड एक प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने कहा कानून सामाजिक इंजीनियरिंग का एक उपकरण है। भाई जो कानून जो है ये किसकी बात थी, रोस्को पाउंड की ये बात थी कि कानून सामाजिक इंजीनियर का एक क्या है, उपकरण है। आगे क्या है, तुलनात्मक न्याय शास्त्र। तुलनात्मक में क्या की जाती है, तुलना की जाती है भाई कानूनों की आपस में, दो देशों के कानूनों की आपस में। यह विभिन्न देशों की कानून प्रणालियों की तुलना करता है, ठीक है भाई। कानूनी सुधार और नीति निर्माण में सहायक है कि कानून में कैसे कैसे सुधार हो। जैसे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए, फिर जो संविधान संशोधन जो है वो जो अनुच्छेद 368 जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे जो कानून जो थे, तो इसमें क्या हुआ, कानूनी सुधार हुए और नीति निर्माण में सहायता हुई। यह कानून को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करता है कि विश्व पर कैसे कैसे किस किस देश के पास कौन कौन से अधिकार हैं और कैसे कैसे उनको लागू किया जा सकता है या उनसे लिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बात है जॉन आइंस्टीन का विधि सिद्धांत क्या है। तो जॉन आइंस्टीन जो थे इनके विधि सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। विधि यानी कि कानून सिद्धांत क्या है जॉन आइंस्टीन का। इस सिद्धांत को विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र का आधारशिला माना जाता है। भाई किसके, जॉन आइंस्टीन का जो विधि शास्त्र है उसको। आइंस्टीन ने कानून को एक सर्वोच्च संप्रभु द्वारा समाज पर थोपा गया एक आदेश बताया जिसे दंड के माध्यम से लागू किया जाता है। तो आइंस्टीन जो थे इन्होंने बोला कि कानून जो है एक सर्वोच्च संप्रभु द्वारा, यानी कि एक संप्रभु सर्वोच्च संप्रभु है उसके द्वारा समाज पर क्या गया, थोपा गया आदेश बताया जिसे दंड के माध्यम से लागू किया जाता है, ठीक है। आइंस्टीन की कानून की परिभाषा में कानून संप्रभु का एक आदेश है जिसे मंजूरी का समर्थन प्राप्त है भाई, ठीक है। कानून संप्रभु द्वारा दिया गया एक आदेश है और इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। ये बात किसने कही थी, जॉन आइंस्टीन। महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं भाई। संप्रभु वह शक्ति या संस्था जिसके प्रति समाज के लोग आज्ञा पालन करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते भारत एक संप्रभु राज्य, ठीक है। तो जो विधायिका ने जो कानून बना दिया वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो संप्रभु क्या है, वह शक्ति या संस्था जिसके प्रति समाज के लोग आज्ञा पालन करते हैं, ठीक है। अब आदेश संप्रभु द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश या आदेश, ठीक है भाई। फिर है कर्तव्य, प्रजा का उस आदेश का पालन करने का दायित्व है। फिर है प्रतिबंध, आदेश का पालन न करने पर मिलने वाली सजा या बाध्यता, ठीक है। तो ये बात जॉन आइंस्टीन ने कही थी। आगे देखते हैं। आइंस्टीन ने कानून को दो भागों में विभाजित किया।
कौन कौन से? एक तो सकारात्मक कानून जो संप्रभु द्वारा बनाया गया कानून है, एक था ईश्वरीय कानून, नैतिक कानून, ठीक है। एक तो वो कानून था दो भागों में बांटा, सकारात्मक कानून जो विधायिका द्वारा या संप्रभु द्वारा बनाया गया कानून था, ठीक है, जिसे लोगों को, प्रजा को मानना था। फिर दूसरा जो कानून था ईश्वरीय कानून या नैतिक कानून, जिस पर न्याय शास्त्र के अंतर्गत विचार नहीं किया गया, ठीक है भाई। ऑइस्टिन ने कानून को दो भागों में विभाजित किया, सकारात्मक कानून, संप्रभु द्वारा बनाया गया कानून, ईश्वरीय कानून, नैतिक कानून, जिस पर न्याय शास्त्र के अंतर्गत विचार नहीं किया गया। ईश्वरीय कानून पर विचार नहीं किया, ठीक है। जैसे ईश्वरीय कानून जो था उस पे क्या बताया ऑइस्टिन ने कि जिस पर न्याय शास्त्र के अंतर्गत विचार नहीं किया गया। ऑइस्टिन के सिद्धांत की आलोचना, तो ऑइस्टिन जो थे इनके सिद्धांतों की आलोचना भी हुई। आलोचना देखते हैं। नैतिकता से पूर्ण अलगाव हुई। ऑइस्टिन ने कानून को नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया, ठीक है। जो नैतिकता से ऑइस्टिन ने कानून को अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया, एक तो सकारात्मक और एक क्या है, ईश्वरीय कानून या नैतिक कानून। जबकि व्यवहार में कानून और नैतिकता आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे कोई संपत्ति है, कोई ए संपत्ति का मालिक है, ठीक है। अब नैतिकता या ईश्वरीय ये है कि ए को लड़के हो गए दो, ठीक है, तो दो हो गए तो ए के पास जितनी भी संपत्ति है उनमें दोनों का बराबर क्या होगा, हिस्सा होगा। तो कानून और नैतिकता आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे लोकतांत्रिक प्रणालियों पर लागू नहीं होता भाई, ठीक है। आज की लोकतांत्रिक सरकारों में संप्रभुता की अवधारणा अस्पष्ट है। कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, ठीक है। तो ये भी जॉन ऑइस्टिन जो थे उनकी आलोचना थी कि कानून बनाए तो संसद द्वारा जाते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है, ठीक है। जनता तख्ता पलट भी कर सकती है, ये पीछे देखा भी होगा। और जनता सरकार को हटा भी सकती है, संप्रभु द्वारा तो हट जाते हैं। सर्वोच्च शक्ति जनता में बताई गई। आइए आगे देखते हैं। तीसरा जो आलोचना जो थी वो क्या है? अन्य कानूनी स्रोतों की अस्वीकृति। ऑइस्टिन केवल राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को ही कानून मानते हैं, जबकि अदालती फैसले, परंपराएं और रीति रिवाज भी अक्सर कानून माने जाते हैं। तो जॉन ऑइस्टिन ने क्या माने? जो राज्य जो कानून बनाता उनको ही कानून माना, लेकिन जो अदालती फैसले जो हैं, जो कानून है वो नहीं माने। जो परंपरा और रीति रिवाज के भी अक्सर कानून माने जाते हैं वो नहीं माने, ठीक है। आगे है अनुशासनात्मक समाजों में लागू नहीं है, ठीक है। जो अनुशासनात्मक जो समाज जो है उनमें लागू नहीं है। यह सिद्धांत जनजातीय या पारंपरिक समाजों में लागू नहीं होता, जहां कानून लिखित रूप में मौजूद नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं। संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी की है। ऑइस्टिन के अनुसार संप्रभु का आदेश सर्वोच्च है, लेकिन आधुनिक समय में संविधान समय संप्रभु और सरकार भी इसके अधीन है। तो ये भी आलोचना का विषय है। ऑइस्टिन ने बोला कि संप्रभु का आदेश सर्वोच्च है, ठीक है। तो संप्रभु कौन ऐसे मान लो सरकार है, लेकिन सरकार किसके अधीन है? सरकार खुद संविधान के अधीन है आधुनिक समय में,
लेकिन आधुनिक समय में संविधान स्वयं संप्रभु है और सरकार भी इसके अधीन है, तो ये बात भी गलत। ठीक है, तो ये भी आलोचना थी ऑस्टिन। ऑस्टिन का कानूनी सिद्धांत न्यायशास्त्र के इतिहास में क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने कानून के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी। ठीक है, हालांकि आधुनिक समय में इसके कई पहलुओं को सीमित और अप्रासंगिक माना जाता है, फिर भी यह न्यायशास्त्र के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। ठीक है, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है? उपयोगितावाद एक नैतिक और कानूनी सिद्धांत है, इसमें नैतिक भी है और कानूनी सिद्धांत है, जो यह बताता है कि कोई भी कार्य नियम कानूनी तभी सही है। ठीक है, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी नियम, कोई भी कार्य, कोई भी कानून तभी सही है जब वह अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी या लाभ का कारण बनता है। ठीक है, तो उपयोगितावाद में क्या बताया कि कोई भी कार्य, कोई भी नियम, कोई भी कानून तभी तक सही है जब वह अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी या लाभ का कारण बनता है। आगे देखते हैं। प्रमुख विचारक जेरिम बेथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। बेंथम का प्रसिद्ध कथन था, अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी ही सही और गलत का मापदंड है। तो ये प्रमुख विचारक जो थे उपयोगितावाद के ये थे। और जेरमी बेंथम जो थे, उनका प्रसिद्ध कथन था, अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी ही सही और गलत का मापदंड है। ठीक है, अब मुख्य विशेषताएं देखते हैं इसकी, उपयोगितावाद सिद्धांत की। नंबर 1 पे सुख और दुख पर केंद्रित। उपयोगितावादी दृष्टिकोण में सुख ही अंतिम लक्ष्य है और दर्द से बचना आवश्यक है। ठीक है, तो सुख और दुख पर जो केंद्रित है। फिर व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज का कल्याण। किसी कानून या कार्रवाई, क्योंकि अधिक जो है अधिकतम लोगों को क्या पहुंचानी खुशी, किसी कानून या कार्रवाई का मूल्यांकन उसके सामूहिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है, न कि उसके व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर। ठीक है, ये कानून का उद्देश्य ऐसा कानून बनाना जिससे समाज के सबसे बड़े वर्ग को सबसे अधिक लाभ हो सके। ठीक है, अगली जो बात है वो है दंड और कानून में उपयोग। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं है बल्कि सुधार, निवारण और भविष्य में होने वाले अपराधों की रोकथाम होना चाहिए। तो दंड और कानून में उपयोग की बात करें तो सजा का जो प्रावधान जो है वो प्रतिशोध का नहीं है, बल्कि क्या है कि समाज में सुधार हो, निवारण और भविष्य में ऐसा अपराध पर रोकथाम लगे, इसलिए दंड आवश्यक है। आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। उपयोगितावाद की जो प्रमुख विशेषताएं वो देखते हैं। यह मैंने फिर से देख ली, सुख और दुख पर जो ध्यान केंद्रित करता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण में सुख ही अंतिम लक्ष्य है और दुख से बचना आवश्यक है। ठीक है, सामूहिक कल्याण न कि व्यक्तिगत लाभ है। कानून का उद्देश्य क्या हो बता दिया, बड़े वर्ग को क्या पहुंचाना, अधिक लाभ पहुंचाना, अधिकतम लाभ। दंड और कानून में इसका प्रयोग, तो दंड जो है वो क्या होता है, दंड क्यों उपयोगितावाद में क्यों आवश्यक है? दंड इसलिए आवश्यक है क्योंकि दंड से अपराध की रोकथाम होती है और प्रतिशोध नहीं है इसका। ठीक है, दंड का मतलब प्रतिशोध नहीं है बल्कि समाज में सुधार लाना और भविष्य में होने वाले अपराधों की रोकथाम करना है। अब आलोचनाएं देखते हैं इसकी उपयोगितावाद सिद्धांत की।
तो इसकी आलोचनाओं में क्या बात कही है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है भाई। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि हम अधिकतम जो लोगों को खुशी देते हैं, जो ये कानून है जो अधिकतम लोगों को खुशी देता है, तो अल्पसंख्यक जो लोग जो हैं उनके अधिकारों की अनदेखी हो सकती है भाई। ठीक है, लोगों की अधिकतम खुशी के लिए अल्पसंख्यकों के कष्टों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये पहली आलोचना थी इसकी उपयोगितावादी। फिर खुशी को मापना मुश्किल है, खुशी को तो मापना मुश्किल है। व्यवहार में यह तय करना कठिन है कि किसे कितनी खुशी या दुख मिला है। ये भी वही आलोचना है इसकी उपयोगितावाद सिद्धांत की। फिर नैतिक दुविधा, कुछ मामलों में एक गलत कार्य जैसे झूठ बोलना, यदि वह अधिक खुशी प्रदान करता है तो उसे सही माना जाएगा, जो नैतिक रूप से विवादास्पद हो सकता है। यह भी आलोचना ठीक है। ठीक है, कि कुछ मामलों में एक गलत कार्य यानी कि झूठ बोलना, यदि वह अधिक खुशी प्रदान करता है, ठीक है, तो उसे सही माना जाएगा, नैतिक में उपयोगितावाद में तो माना जाएगा, जो नैतिक रूप से क्या विवादास्पद हो सकता है। तो ये भी इसकी आलोचना सही थी। आगे देखते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत ने न्यायशास्त्र और नैतिकता को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया। ठीक है भाई, व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया और कानून निर्माण और दंड प्रणाली में कल्याणकारी सोच को जन्म दिया भाई। ठीक है भाई, हालांकि इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ खामियां जो कुछ आलोचना जो उसको दूर करके इसको अपनाया जाना चाहिए। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन आइंस्टीन के सिद्धांत की मूल नींव है। आइए इसे विस्तार से समझे भाई। ठीक, फिर से देखते हैं उसी बात को। तो अर्थ, आइंस्टीन का मानना था कि कानून कोई नैतिक या प्राकृतिक नियम नहीं है। आइंस्टीन ने माना कि जो कानून जो है यह प्राकृतिक और नैतिक नियम नहीं, बल्कि एक आदेश है जिसे सर्वोच्च सत्ता या संप्रभु द्वारा समाज पर लागू किया जाता है और जिसके पालन के लिए दंड यानी कि सजा का प्रावधान है। ये आइंस्टीन महोदय की। ठीक है, इसके प्रमुख तत्व जो थे वो थे आदेश, संप्रभु और दंड। ठीक है, आदेश में क्या था, कानून एक ऐसा नियम है जो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को पालन करने के लिए देता है। ठीक है भाई, वह शक्ति या संस्था जिसका समाज के लोग निरंतर पालन करते हैं, जो समय किसी का पालन नहीं करती, जैसे राजा, संसद, सरकार। ठीक है, क्या करते हैं कि वह शक्ति या संस्था जिसका समाज के लोग निरंतर पालन करते हैं और जो समय किसी का पालन नहीं करती, जैसे राजा, संसद और सरकार। यही आलोचनात्मक विषय है। ठीक है, क्योंकि सरकार भी किसके अधीन है, सरकार भी जनता के अधीन। सरकार संविधान के संविधान सर्वोच्च। दंड, यदि उस आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दंड का प्रावधान होना चाहिए। यह कानून का एक अनिवार्य तत्व है। ये प्रमुख तत्व थे किसके, जॉन आइंस्टीन के। आगे देखते हैं। उदाहरण, यदि संसद ऐसा कानून बना दे कि सड़क पर कूड़ा फेंकना अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये जमा हो, तो यह एक कानून है, क्योंकि इसका निर्माण संसद संप्रभु द्वारा किया गया था। यह एक आदेश है और इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। आइंस्टीन के नियम की परिभाषा में कानून एक संप्रभु द्वारा जनता को दिया गया आदेश है और इसे मंजूरी द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार कानून आदेश,
संप्रभुता और स्वीकृति। यह परिभाषा स्पष्ट, व्यवहारिक और संक्षिप्त में है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे नैतिक कानूनों की अनदेखी करना। ठीक है, नैतिक कानूनों की अनदेखी नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में संप्रभु की परिभाषा का जटिल होना। ठीक है, तो ये बात जो थी आइंस्टीन के जो नियम जो थे, आइंस्टीन के नियम की परिभाषा, और यहां तक हमने विधि शास्त्र के जो टॉपिक जो थे वो देखे, पढ़े। ऐसे ही हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और विधि शास्त्र के जो भी तथ्य जो आपके सामने रखे जाएंगे, आशा आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।